हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था कृषि विपणन व्यवस्था की कि एग्रीकल्चर में मार्केट सिस्टम किस तरह का रहता है, कैसे किसान की पैदावार के बाद से आपके घर तक सामान पहुंचता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो हम लोगों ने देखा था बहुत सारी समस्याएं हैं और उसकी वजह से किसान को उचित दाम नहीं मिल पाता है और उपभोक्ता को महंगे जो सामान है वो महंगा मिलता है, तो दोनों के लिए ही नुकसान है। तो ऐसे में समझा गया कि सरकार के हस्तक्षेप की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस तरह के 4 मेन कैटेगरीज में हम जो सरकार द्वारा किए गए उपाय हैं उनको देख सकते हैं और उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में मेनली पढ़ेंगे। और उसके बाद से कुछ अल्टरनेट मार्केटिंग स्कीम्स का, मार्केटिंग सिस्टम्स का भी एक प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब वो भी निकल करके आए हैं, क्योंकि सरकार और सहकारी जो सिस्टम है, सहकारी और सरकारी दोनों अलग अलग होता है। सहकारी होता है कोऑपरेटिव, तो वो सब मिला करके भी उतना अच्छा काम नहीं हो पाया, ऐसा भी हमें रियलाइज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है उपाय के रूप में, 4 तरह के हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, 4। अब इन 4 उपायों में से जो पहला उपाय आता है वो आता है बाजार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई नियंत्रण कर रहा है। जब देखा कि किसानों के पास बहुत कम शक्ति है, बहुत कम ताकत है और गांव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें साहूकार हैं, सूदखोर लोग हैं, बड़े किसान हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ आसपास के दबंग लोग हैं, है ना, और उनके लिए हम लोगों ने शब्द लिखा रखा हुआ है ग्रामीण राजनीतिक सामंत, है ना, राजनीतिक सामंत भी होते हैं और उसी को जो बोलचाल की भाषा है उसमें छुटभग्गे नेता भी बोला जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनका अभी भी दबदबा बहुत ज्यादा चलता है और इस वजह से किसानों की बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये समस्या ना रहे, कुछ नियम आ जाए और सरकार के हाथ में सीधा नियंत्रण आ जाए। इसके लिए क्या किया गया कि रेगुलेशन किया गया मार्केट्स का, है ना। मार्केट का मतलब क्या है, जहां पर सामान बेचा जा रहा है तो किसान लेकर के आया तो उसको एक निश्चित दाम मिलेगा। बहुत सारी चीजों का जो अदरवाइज नहीं मिल पा रहा था, जो इन लोगों के जो लालची लोग हैं और इस तरह की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिन लोगों का दबदबा है उन लोगों के नियंत्रण से छूट करके किसके पास नियंत्रण चला गया, सरकार के पास। तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ। इससे उपभोक्ताओं को और कृषक यानी कि खेतीहर जो खेती करने वाले लोग हैं उन दोनों को ही बेनिफिट हुआ, ठीक। लेकिन अभी भी देश में लगभग 27,000 ऐसी मंडियां हैं, हालांकि थोड़ा पुरानी किताब में नंबर दे रखा है लेकिन फिर भी 27,000 ऐसी ग्रामीण मंडियां हैं जो पीरियोडिकली लगती हैं लेकिन उनका रेगुलेशन नहीं है। उनको भी रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। तो यहां पर अभी काफी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है कि व्यवस्थित और एक पारदर्शी सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना, सारे लोगों के लिए एक जैसा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई ठगा नहीं जाता किसी को। जैसे मैं छोटा था तो जो मेरा एक और भाई है उसको बोला जाता था कि इसको खरीदने का, इसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, तो वो कोई भी सामान लेकर के आता तो काफी अच्छे से लेकर के आता था, तो मोल भाव बहुत अच्छे से कर लेता था। मैं नहीं कर पाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सबसे अच्छी बात है, तो हमारे यहाँ पर एक दुकान थी उस पर लिखा रहता था एक रेट की दुकान, और वो बिल्कुल मोल भाव नहीं करता था, वो फिक्स अमाउंट पे ही देता था। तो मुझे उसके यहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही जब बड़ा हुआ धीरे 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 तो जहां पर मोल भाव होता है वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मुझे लगता है एक जैसा सबके लिए रखो ना। तो जिस इंसान के पास वो स्किल नहीं है कि आप सही से मोल भाव कर पाओ, जिसके पास जानकारी का अभाव है, जिसके पास शक्ति का अभाव है, उनके लिए एक कोई रेगुलराइज हो जाते हैं ना, चीजें निश्चित हो जाती है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो वो मेरा भी केस था ऐसा। हालांकि चलिए ये पहला हो गया अपना। दूसरा, तो अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ जाता है और किसान के लिए अपने बाजार तक पहुंच पाना, बाजार होता है क्या, बाजार वो है जहां पर उसके द्वारा बनाई जाने वाली या उसके द्वारा जो भी उसकी पैदावार थी उसकी मांग जहां पर हो, जहां पर लोग उसको खरीद पा रहे हो, तो वो बाजार है। तो बाजार तक ले जाना बहुत कठिन रहा है और इसके लिए अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, आधारिक संरचना दे दो, क्या हो सकता है, सड़क है, रेल मार्ग है, गोडाउन है, खाना रखा हुआ सड़ जाता है, कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि कुछ तरह की फसलें होती है जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। तो अगर आप गोदाम उनको बना करके दे दो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, तो भी किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस दिशा में काम हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा काम था, बहुत महत्वपूर्ण था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था और उसके बाद और भी प्रयास किए गए। कोल्ड स्टोरेज वगैरह में भी कई ऐसा हुआ कि सब्सिडाइज रेट्स पर रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो वास्तव में मांग है और जितना ज्यादा स्कोप है उसके हिसाब से बहुत ही कम काम हुआ है। तो ऐसा दिखता है कि नितांत अपर्याप्त रहा है। ठीक है, काम किया तो है लेकिन बहुत ज्यादा भी काम किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत पीछे है सरकार अभी, है ना, जितना मांग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। प्रसंस्करण इकाइयां होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स,
ठीक है, प्रोसेसिंग बोलते हैं प्रसंस्करण को। तो इसमें आधारिक संरचनाओं में अगर आप करके दे दोगे तो वो खुद ही इंपावर्ड हो जाएंगे, वो खुद ही अपना सामान सही से बेच पाएंगे। उनको सामान रखा रहेगा तो उनको मजबूरी में जल्दी नहीं बेचना पड़ेगा कि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगली जो बात आती है वो आती है हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की। किसकी आती है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ना एक क्रांति की तरह, वो हमारे देश का पश्चिमी भाग है, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पे काफी अच्छे से चला। कोऑपरेटिव बैंक्स भी बहुत सारी निकल करके आई। सबसे ज्यादा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है ना, आप लोगों ने, सारे लोगों ने सुना होगा, और वो भी एक कोऑपरेटिव है। तो कुरियन साहब थे, बहुत ही महान इंसान थे, उन्होंने इसको पूरे को काफी अच्छे से चलाया था। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में हमें जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है और कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी प्रदेशों में उतना अच्छा नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे लोकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कोऑपरेटिव होता क्या है। कोऑपरेटिव ये होता है कि 10 कमजोर लोग मिलकर के, कमजोर क्यों बोल रहा हूं मैं, कमजोर ऐसा थोड़ी कि उनका शरीर का कमजोर है, बात है कि बाजार में उनके पास ताकत नहीं है। छोटे छोटे किसान हैं, इतनी पैदावार नहीं हो पा रही है कि बाजार में जो दाम है उसको वो नियंत्रित कर पाए, उनके पास सामान रखने की भी संसाधन नहीं है, ठीक, और साथ में मार्केट करने का भी उनके पास ना ज्ञान है, ना उतनी कुशलता है, और ना उस तरह के संसाधन है। तो अगर लोग आपस में मिल जाएं, किसान क्या करते हैं, किसान आपस में मिल जाएं और फिर वो ऐसा सोचना स्टार्ट करें कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी नीड्स क्या क्या होती हैं, एक तो सामान को ठीक से रखना, फिर उसको मार्केट कर पाना। तो इस तरह की चीजों में अगर हम लोग मिलकर के करें, और हम लोग मतलब अकेला इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अकेले लोगों ने आपस में योगदान करके फिर इस तरह की सुविधाएं बनाना कि हम अच्छे से मार्केट कर पाएंगे, हम तभी करेंगे जब हमें उचित दाम मिल रहा होगा, तब तक हम स्टोर भी कर पाएंगे। तो अगर वो करना स्टार्ट कर देते तो उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये फायदेमंद रहा है ना। इसका उद्देश्य हुआ करता था कि जो उचित मूल्य है, फेयर प्राइस बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस, उचित मूल्य मिल पाए। जो भी है ऐसा नहीं करें कि वो लूट ले भाई, लेकिन जो उनको दाम मिलना चाहिए वो तो मिल जाए। तो ये भी काफी अच्छा रहा, लेकिन कई जगह पर नहीं रहा। इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, आज भी बहुत सारे किसान है ना वो इस तरह के सहकारिताओं से बाहर है। एक तो ये समस्या आती है। दूसरा एक ये भी समस्या है जो अपनी किताब में डायरेक्टली नहीं मेंशन है, लोकल पॉलिटिशियंस का बहुत दबदबा है कोऑपरेटिव्स में, और फिर वहां से करप्शन आ जाता है, पक्षपात होने लग जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी ऐसा इश्यू होता है, और जो इस तरह के कोऑपरेटिव मार्केटिंग के काम है उसमें भी होने लग जाता है। और एक और जो समस्या आती है वो आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वीक रहता है, वहां पर एक्सपर्ट्स उस तरह के नहीं होते हैं, तो वो भी एक समस्या आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकुशल वित्तीय प्रबंधन की भी समस्या है। और एक और जो समस्या है वो है कि एक तो होता है आप मार्केटिंग कर रहे हो, विपणन, और दूसरा होता है प्रोसेसिंग कर रहे हो। इन दोनों जो सहकारी समितियां हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, लिंकेजेस बहुत कम है। लिंकेज समझते हैं इकोनॉमिक्स में और बाकी भी कॉमर्स में भी हम लोग लिंकेजेस की बात करते हैं। लिंकेजेस क्या होता है कि लिंक होता है ना यार, जैसे आप यहाँ पर बीच में खड़े हो तो आपसे आगे की कोई चेन पकड़ करके आया और आप भी पीछे की चेन पकड़ करके जा रहे हो, तो अगर लिंक्ड होती हैं चीजें तो काम बहुत स्मूथली चल रहा होता है। बीच बीच में लिंक्स नहीं होते तो टूट टूट करके फिर दिक्कतें हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाता है पूरा सिस्टम। तो वो भी इसकी एक समस्या है। तो कुल मिलाकर के विपणन को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, प्रसंस्करण को प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसमें जो संबंध सूत्र है, संबंध सूत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, लिंक्स को, लिंकेजेस को, तो उनका काफी अभाव है। तो ये कुल मिलाकर के ये भी प्रयास हुआ, इसका भी फायदा मिला। देखो फायदा सबका मिला, इसमें हम लोगों ने आधारिक संरचना में भी काम किया, उसके पहले रेगुलेशन भी किया मार्केट्स का, सहकारी जो मार्केटिंग था, विपणन था, उसने भी फायदा पहुंचाया, लेकिन अभी भी इसको बाकी है। क्यों बाकी, मैं भी आपको बताऊंगा। चौथा जो प्रयास था सरकार की तरफ से वो सीधा सीधा नीतिगत साधन का था। कैसा था? नीतिगत योजना बना रखी है, योजनागत साधन है। जैसे चीज होती है एमएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेनली अनाजों के ऊपर दिया जाता है, बहुत सारी फसलें अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कम से कम किसान ने अगर पैदावार की है तो उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। कि मान लीजिए गेहूं है तो सरकार ने बोल दिया कि नहीं, 15 रुपए किलो से कम पे तो हम खरीदेंगे ही नहीं, हम ही खरीद लेंगे, उससे कम में अगर आपको कहीं पर बेचना पड़ रहा है तो किसान को रहता है कि चलो कम से कम इतना तो मिलेगा। तो वो होता है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऐसे ही जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, तो इनके द्वारा गेहूं और चावल का एक अच्छा खासा रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व समझते हैं कि जरूरत पड़ गई तो फिर क्या हो जाए, नहीं तो दाम बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये जब रिजर्व रखते हैं तो इससे किसको फायदा होता है, उपभोक्ता को। तो ये फायदा होता है कि भाई बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होगी कम से कम इन चीजों में। और ये एकदम बेसिक चीजें हैं भाई, गेहूं और चावल। एक चैप्टर पढ़ा था मैंने 10th क्लास में था या 11th 12th में था, याद नहीं, हिंदी में था, गेहूं और गुलाब नाम का। तो उसमें वही था कि भाई गेहूं नहीं होगा तो आप गुलाब की तारीफ नहीं कर सकते, आपके पेट में रोटी नहीं होगी तो बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा सकता अगर मेरे पास खाना नहीं है तो गेहूं और चावल जो है एकदम बेसिक
स्टेपल फूड है, एकदम बेसिक है। इससे ज्यादा तो आपको इतना सुरक्षित करना पड़ेगा कि हर इंसान को कम से कम ये तो मिल ही जाए। तो उससे उपभोक्ताओं का भी फायदा है और किसानों का भी फायदा है कि कोई एक संस्था है जो खरीद लेगी उनसे सामान। ठीक, अच्छा, पर्याप्त भंडार बना करके रखते हैं ये लोग। और फिर क्या है, एक होता है अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएस शॉर्ट में, और हिंदी में बोलते हैं उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अनाज है, अभी का मुझे रेट नहीं पता, लेकिन फिर भी 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल, कुछ 5 किलो और चावल और 2 या 3 किलो, सॉरी 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 या 3 किलो चावल। ऐसे पहले मिट्टी का तेल मिला करता था, चीनी मिला करती थी, शक्कर मिलती थी, तो उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देते हैं। कहीं पर राशन की दुकान बोलते हैं, कहीं पर काउंटर बोलते हैं, कहीं पर कंट्रोल बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी दुकानें खुली होती हैं जिससे कम से कम हर इंसान को जो एकदम जरूरी की चीज है, भूखमरी ना हो जाए, कोई भूख से ना मर जाए। तो ये सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, तो इनका फायदा मिला निश्चित रूप से। लेकिन दुख की बात यह है, आधारिक संरचनाओं में 50% से ज्यादा भी हमारे देश की ऐसी जमीन है जहां पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो किसान के पहले ही पैदावार में समस्या हो जाती है। और हम लोग ये सब बात कर रहे हैं कब की, पैदावार के बाद की। इसमें क्या समस्या है, सड़कें नहीं है, बहुत सारी चीजें नितांत अपर्याप्त है, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और इन सब के बाद भी करीब करीब जो टोटल भारत में कृषि बाजार है उसका 10% हिस्सा जो है वो सरकार और सहकारी संस्थाएं, सहकारिताएं जिनको बोलते हैं, कोऑपरेटिव्स, ये सब मिलाकर के सिर्फ 10% के आसपास कोई कंट्रोल करती हैं। 90% पे कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, अभी भी यही लोग, इन्हीं लोगों का वर्चस्व है। किस पे, कृषि मंडियों पर। किनका, जो ग्रामीण राजनीतिक सामंत है, छुटभगे नेता है ना, उसके बाद ये साहूकार लोग हैं, अमीर किसान है, व्यापारी हैं, इन्हीं लोगों का अभी भी कब्जा है। तो बहुत ही ज्यादा अभी भी काम करने की आवश्यकता है। अब इसी में कुछ चीजें ऐसी देखी गई कि सबको पता चल रहा है किस तरह की समस्याएं आ रही है, तो कुछ कुछ जगह पर कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी निकल करके आए। वो क्या निकल करके आए, उनका नाम जानते हैं। और वो थोड़ा पॉजिटिव ऐसा होता है ना कि बहुत अंधियारा है और उसमें एक आशा की किरण दिखती है, तो उस तरह की चीजें इन्होंने भी दिखाई। सहकारी विपणन भी बहुत अच्छा रहा कई जगह पर, लेकिन वैसे ही कुछ और किरण निकल करके आई अलग अलग जगह, उनका भी नाम ले लेते हैं और उनको भी समझ लेते हैं। उसके बाद से इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा पार्ट इसको भी करते हैं। तो हम लोग कुछ वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का बात कर रहे थे, कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम्स निकल करके आए हैं। और ये किस बात पर आधारित है, इस बात पर है जो कोई नई बात नहीं है। पता है सबको कि अगर किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेचना शुरू कर दे तो उसकी आय बढ़ जाती है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के करना स्टार्ट किया। तो ऐसा होता क्यों नहीं था अभी तक, आप सोचो, अभी भी नहीं होता है, बहुत सारी जगह पर अभी भी नहीं होता। ये सब छोटे छोटे प्रयास नहीं, बहुत बड़े प्रयास है, बहुत सराहना की जानी चाहिए। लेकिन पूरे देश का अगर आप देखोगे, पूरा जो माहौल है उसमें अभी भी इस बात सब जानते हैं, हर किसान जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि गांव के लोग बहुत भोले भाले और मासूम है उनका भोलापन अलग तरह की चीजों को लेकर के, लेकिन ये बात उनको भी पता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि वो लोग खुद से ही सामान बेचने लगे हैं? तो एक तो हमारे यहाँ की सामाजिक संरचना है, जातिवाद में बटे हुए हैं, ये फलाना ठिकाना, इसी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं समाज में। दूसरी चीज होती है, गांव में रहते हुए झगड़े बहुत होते हैं, पुराने झगड़े की बात करते हैं। कई बार एक मेरे परिचय में एक व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि विधायक को चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके पिताजी ने क्या किया था, आपके पिताजी के पिताजी ने क्या किया था हमारे घर में, तो इतनी पुरानी चीजें लेकर के आ जाते हैं। तो उस तरह के झगड़ों की वजह से भी आपस में काम नहीं करना चाहते, अकेले तो कर नहीं सकते हैं, चाहिए कि लोग एक साथ आ पाए। फिर लालच भी कई बार हो जाता है कि कैसे हम दूसरे को नुकसान पहुंचा दे या हम ज्यादा कैसे ले लें, है ना। अविश्वास बहुत है कि ये हमें नुकसान पहुंचा देगा। ईर्ष्या है, दूसरे के बगल वाले घर में पैसा आने लग जाता है तो दिक्कत हो जाती है, मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों से खुश, दूसरों की क्या बोलते हैं, खुशी से दुख हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर जानकारी का अभाव है। तो ये सारे कारण भी रियल है, मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत भोली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ये सारी समस्याएं भी हैं। और इसकी वजह से ये जानते हुए कि अगर सारे लोग एक साथ में मिलकर के बेचना स्टार्ट करें तो उनका फायदा होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से आवश्यकता होती है लीडरशिप की। कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर सबको विश्वास हो, एक या दो या कुछ और ज्यादा भी हो सकते हैं। और वो तब तक जरूरत होती है जब तक सारे लोग जागरूक नहीं है, सारे लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जिसको जानकारी है, वो लीडरशिप देकर के काम कर सकता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ जो प्रयास निकल कर क्या है, अपनी मंडी का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग का अपनी क्लास है, ये अपनी मंडी है। तो इसमें भी किसान लोग चंडीगढ़ में और वहां के जो शहरी क्षेत्र है वहां पर अलग अलग जगह पर सप्ताह में एक दिन मंडी लगा के सामान बेचते हैं। तो उनका सामान अलग अलग जगह बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे 7 दिन में एक दिन यहाँ पे लगाना है, दूसरे दिन वहां पे लगाएंगे, तीसरे दिन यहाँ पे लगाएंगे, और सारे लोग साथ में लगाते हैं। तो उपभोक्ता को भी पता रहता है कि आज का बाजार का दिन है, जाकर के वहां से खरीदेंगे तो ताजा माल मिलेगा। और जो किसान उनको पता रहता है कि यहाँ पे मैं अच्छे पैसे मिल जाएंगे,
नहीं तो हम पहले किसी और को देते थे, तो जितने भी मझिया होते चले आते, जितने भी मध्यस्थ होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज, वो पैसे ज्यादा खा लेंगे। तो इसका ये भी काफी अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा है, जो काफी अच्छा रहा है। ऐसी ही हाड़ परास मंडी आपको पुणे में मिल जाती है, ठीक है, रायथू या रायथू कैसे भी उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह के बाजार हमें आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र में मिल जाते हैं सब्जियों के लिए और फल के लिए। और उझावर नाम का जो है वो तमिलनाडु में किसानों की खुद की मंडियां रहती हैं। तो इनसे क्या होता है, इन सारे प्रयासों में देखा गया कि किसानों की जो आय वो बढ़ी है। और अब एक और नई चीज निकल करके आ रही है, बहुत सारी नेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं फास्ट फूड में जो काम कर रही हैं। किसमें काम कर रही हैं? फास्ट फूड। समझते हैं अच्छा तो नहीं होता है वैसे, कुछ लोग काफी विरोध करते हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग जो आयुर्वेद और इस सब की बात करते हैं, तो सही भी है उनका बोलना इस दृष्टिकोण से तो, कि ये सब अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए। और लेकिन इनमें होता क्या है, इनसे किसानों को क्या फायदा है? ये लोग किसानों से एक निश्चित, जैसे मैकडोनल्ड्स है, इस तरह की कुछ कुछ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, किसानों से पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि आप हमें इतना आलू दोगे, इस क्वालिटी का आलू दोगे, और हम आपको बीज भी देंगे, हम आपको फर्टिलाइजर्स भी देंगे। तो किसानों के लिए पता है एक बहुत बड़ी जो समस्या रहती है वो रहती है अनिश्चितता की, कि कितने रुपए में उनकी फसल बिकेगी। भले ही आप थोड़ा कम में कर दो, लेकिन आप निश्चित कर दो, उससे भी बहुत सारी समस्या उनकी दूर हो जाती है। क्यों? फिर उनको क्या हो जाएगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा, ठीक, उनको पहले से आइडिया है, तो वो उस हिसाब से पैसे खर्च करेंगे। तो वो अनिश्चितता खत्म हो जाती है अगर आप इस तरह की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो वो चीजें बढ़ रही हैं। तो ये कुछ अल्टरनेटिव मार्केट सिस्टम्स थे, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। डाइवर्सिफाई समझते हैं, और नए नए क्षेत्रों में घुसा जा सकता है जहां से आय के स्रोत बन सके। उसकी बात इसी चैप्टर के अगले वीडियो में कंटिन्यूएशन में करेंगे। और बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।